अस्सलाम वालेकुम। मैं मनमोहन भाटिया। और इससे पहले जो है हम इंट्रोडक्शन ऑफ इनहेरिटेंस को डिस्कस कर चुके हैं, और इसमें जो है हम बात करेंगे जीन्स की कि किस तरह से वो आपके कैरेक्टर को कंट्रोल करती हैं। तो टाइटल जो है उसके अंदर जीन कंट्रोल इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर जो है वो हम देखेंगे कि किस तरह से जीन्स जो है आपके तमाम कैरेक्टर को कंट्रोल करती हैं। देखें, कैरेक्टर जिस तरह से आपका जो हेयर है, हेयर का जो कलर है, उसके बाद स्किन का कलर है, और हाइट जो है एक कैरेक्टर है, उसके बाद आई का कलर जो है ये भी एक कैरेक्टर है। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स जो है वो सारे के सारे कैरेक्टर जो है आपके वो जीन्स के थ्रू कंट्रोल होते हैं। तो इस पैराग्राफ के अंदर हम देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो लाइफ ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिजम्स की जो लाइफ है उसमें बहुत सारे कैरेक्टर जो है आपको देखने को मिलते हैं। एवरी कैरेक्टर जिस तरह से उसका स्ट्रक्चर है, उसका फंक्शन है, उसका बिहेवियर है एट ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, यानी कि जहाँ से लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है उसकी जो है डेवलपमेंट होती हैं। जिस तरह से आपने पढ़ा था कि सबसे पहले जो है स्टार्ट जो है वो एटम से होती हैं, एटम के बाद मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल के बाद जो है आपका जो है कोई ऑर्गेनल बनता है, उसके बाद सेल, उसके बाद जो है सिमिलर सेल जो है कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू, टिश्यू के बाद जो है आपका एक ऑर्गन बनता है, उसके बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये सारी जो है जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसकी, वो सारी की सारी जो है प्रोग्राम्ड होती हैं, यानी कि उसके अंदर ऑलरेडी जो है किस तरह से जो है आगे जाके सेल ने जो है डिफरेंट जो है टिश्यू के अंदर जो है आगे जाके डिवाइड होना है, उसके बाद डिफरेंट टिश्यू के बाद जो है किस तरह से ऑर्गन बनना है, ऑर्गन सिस्टम बनना है, और फाइनली एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है एक सिंगल सेल से जो है ट्रिलियन ऑफ सेल्स जो है किस तरह से बनने। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये प्रोग्राम्ड होती हैं ऑलरेडी जो है उस सेल के अंदर जो है इन्फॉर्मेशन जो है ये डली हुई होती हैं। तो आल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है इस प्रोग्राम्ड होती हैं एंड कंट्रोल बाय अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। और ये सारी इंस्ट्रक्शंस जो है ये कंट्रोल होती हैं। दीज इंस्ट्रक्शन आर इन द फॉर्म ऑफ कोडेड इंफॉर्मेशन कॉल्ड जीन्स। और ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन होती हैं ये इन्फॉर्मेशन जो है कंट्रोल होती हैं जीन के थ्रू। ठीक है, दीज इंस्ट्रक्शन आर इन द फॉर्म ऑफ कोडेड बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन कॉल्ड जीन्स। ये सारी इन्फॉर्मेशन कोड की फॉर्म के अंदर जो है डीएनए के अंदर मौजूद होती हैं, जिसको हम कहते हैं जीन्स। तो दिस बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन टू ऑफ स्प्रिंग इज पास्ड थ्रू एग एंड स्पर्म, जिसको जो है हम सेक्स सेल कहते हैं, गैमेट्स कहते हैं। तो ये बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन जो है ये ट्रांसफ़र होती हैं पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग के अंदर। जब रिप्रोडक्शन होती हैं तो एक मदर और एक फादर जो है इनसे जो है दो सेक्स सेल जो है फ्यूज़ होते हैं। ठीक है ना, जो फादर है वहाँ से स्पर्म और मदर से जो है एक, इन दोनों को जो है हम गैमेट्स कहते हैं। ये फ्यूज़ होते हैं तो जाइगोट बनता है। 23 क्रोमोसोम्स फादर से आते हैं, 23 जो है क्रोमोसोम्स मदर से आते हैं। तो उन क्रोमोसोम्स के ऊपर ना जीन्स पाई जाती है, और वो जीन्स जो है कोड की फॉर्म में होती है, जिसके अंदर आपके तमाम कैरेक्टर की इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर्ड होती हैं। तो ये बेसिकली जो है जब ये दोनों फ्यूज़ होते हैं गैमेट्स, तो दोनों के कैरेक्टर जो है जाइगोट के अंदर आ जाते हैं। तो इस वजह से जो ऑफ स्प्रिंग होता है वो पेरेंट्स से जो है रिजेंबल करता है। तो ये गैमेट्स जो हैं इसको हम सेक्स सेल कहते हैं। जिस तरह से स्पर्म जो है वो मेल का गैमेट है, और एग जो है वो फीमेल का गैमेट है। यू हैव आल्सो रिसीव्ड योर जीन्स फ्रॉम योर पेरेंट्स। आप जो है जीन्स कहाँ से लेते हैं? अपने पेरेंट से आप जीन्स जो है वो ऑब्टेन करते हैं। एंड दे रिसीव देयर जीन्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स। और आपके पेरेंट्स ने कहाँ से जीन रिसीव की थी? उन्होंने जो है अपने पेरेंट्स से जो है वो जीन्स
रिसीव की थी। थस यू एंड योर ब्रदर एंड सिस्टर शेयर मैनी जीन्स ऑफ योर पेरेंट। तो आप हो गए, और उसके बाद यू एंड योर ब्रदर, आप, उसके बाद आपका कोई भाई है वो, और सिस्टर आपकी, ठीक है। शेयर मैनी जीन्स ऑफ योर पेरेंट्स। तो अगर आप इनके अंदर आप जब देखेंगे क्रोमोसोम्स के ऊपर, तो जीन्स जो है वो आपको एक जैसी जो है जीन्स मिलेंगी, जो कि तीनों के अंदर जो है प्रेजेंट होंगी। तो शेयर मैनी जीन्स ऑफ योर पेरेंट्स, अब वो जीन्स तीनों के अंदर आपको भी मिलेगी, और उसके बाद जो है वो जीन्स आपके पेरेंट्स के अंदर भी मिलेगी। तो जीन्स जो है इस तरह से जो है ट्रांसफ़र होती हैं पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग, और वो ऑफ स्प्रिंग जो है अपने पेरेंट के साथ तभी रिजेंबल करते हैं, क्योंकि जीन्स जो है वो ट्रांसफ़र होती हैं फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग। एंड इवन ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स। तो अब यहाँ से अगर हम रीड करें, थस यू एंड योर ब्रदर एंड सिस्टर शेयर मैनी जीन्स ऑफ योर पेरेंट्स। जिस तरह से अब एक पेरेंट है, उसके दो भाई, उसके दो जो है ना सन हैं, और एक जो है सिस्टर हैं। तो वो जो है यू एंड योर ब्रदर एंड सिस्टर शेयर मैनी जीन्स ऑफ योर पेरेंट्स। तो उनके अंदर जो है बहुत सारी जीन्स जो है ऐसी आपको मिलेगी जो पेरेंट्स के अंदर भी मौजूद होंगी। एंड इवन ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स, उसके बाद आपके पेरेंट्स के अलावा जो है आपके अंदर अब आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो है, आपके दादा की जीन्स भी जो है आपको उनके अंदर जो है, उनके जो सन और डॉटर हैं उनके अंदर भी मिलेंगी, क्योंकि ये जीन्स जो है ये ट्रांसफ़र होती रहती हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो वो जीन्स जो है, कोई भी जीन्स जो है वो किसी भी जनरेशन के अंदर जो है एक्सप्रेस हो सकती हैं। सो द इनहेरिटेड कैरेक्टर आर डिटरमाइंड बाय जीन। तो इस तरह से जो है जो भी कैरेक्टर जो है इनहेरिट होता है ऑफ स्प्रिंग के अंदर, तो वो बेसिकली जीन जो है वो जीन्स कंट्रोल कर रही होती हैं। तो जीन्स के थ्रू जो है उसको जो है हम डिटरमाइन करते हैं, विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो इस तरह से जीन्स जो है ये ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। Therefore, we can say that heredity is the way by which genes transmit character from parent to offspring। तो हेरिडिटी जो है, जिस तरह से हमने इससे पहले जो है इंट्रोडक्शन के अंदर जो है बताया था कि हेरिडिटी जो है, उसमें हेरिडिटी हम किसे कहते हैं, जो ऑफस्प्रिंग का रिजेंबल है अपने पेरेंट के साथ, उसी को हम हेरिडिटी कहते हैं। तो अब ये हेरिडिटी जो है यहाँ पे इसको हम दूसरे वे से भी जो है डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो हेरिडिटी में जो है इसमें जीन्स जो है आपकी ट्रांसमिट होती हैं, जो कि कैरेक्टर को कंट्रोल करती हैं फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग। इसी वजह से जो है जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं वो रिजेंबल करते हैं अपने पेरेंट के साथ। As we know that each kind of organism has a specific number of chromosomes। हर किस्म के ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। दीज नंबर एंड शेप रीमेन कांस्टेंट इन ऑल इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। अब हर स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो कांस्टेंट होता है, और उसके बाद उसका शेप भी जो है वो कांस्टेंट होता है। जिस तरह से हम जो है, हम ह्यूमन हैं, अब पूरे दुनिया के अंदर जितने भी ह्यूमन हैं उनका अंदर जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो टोटल जो नंबर होता है वो 46 जो है आपको क्रोमोसोम्स उनके अंदर मिलेंगे। 23 जो है वो मदर से आपको मिलते हैं, 23 जो है फादर से मिलते हैं। तो इसके वजह से जो है आपके अंदर 46 जो है नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह बाकी भी ऑर्गेनिजम्स जो हैं, किसी भी स्पीशीज़ के जो ऑर्गेनिज़म हैं उनके अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर जो है जो
नंबर होगा वो सेम होगा, और वो जो नंबर है वो उन सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है आपको वो सेम मिलेगा, और उसका शेप भी जो है वो सेम मिलेगा। उसके बाद है कि ऑल ह्यूमन कंटेंट 2 सेट ऑफ 23 क्रोमोसोम्स। जितने भी दुनिया के अंदर ह्यूमन है उसके अंदर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो है आपको देखने को मिलते हैं, 2 सेट। अब 23 क्रोमोसोम्स जो है आपको फादर से मिलते हैं और 23 मदर से, तो आपके अंदर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो मौजूद होते हैं। अब एक सेट जो है उसको हम हैप्लॉइड कहते हैं, ठीक है। 1 सेट जो है ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड हैप्लॉइड। तो इसको जो है सेट जो है एन जो है 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, एन जो है ये नंबर को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है इसको हम हैप्लॉइड कहते हैं, ठीक है। 1 हैप्लॉइड ये आपको मिलते हैं पेरेंट्स से, पैटर्नल इन ओरिजिन विच इज़ कंट्रीब्यूट बाय स्पर्म। स्पर्म के थ्रू जो है जब 2 पेरेंट रिप्रोडक्शन करते हैं तो उस टाइम पे जो है 23 क्रोमोसोम्स फादर से आते हैं और 23 क्रोमोसोम्स जो है वो आपको मदर से मिलते हैं। तो इस तरह से जो जाइगोट होता है, जो जाइगोट फॉर्म होता है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स जो है वो आते हैं। तो ये अदर हैप्लॉइड सेल है, इसके अंदर भी 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ये मैटरनल जो है ये मदर से आते हैं और 23 जो है पैटर्नल फादर से आते हैं, विच कम फ्रॉम एग, ठीक है। तो 23 स्पर्म से, 23 एग से। तो जो जाइगोट फॉर्म होता है उसके रिजल्ट में जब फर्टिलाइजेशन होती है, जब जाइगोट बनता है तो उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। द जीन्स आर लोकेटेड एट क्रोमोसोम्स। जीन्स जो है वो क्रोमोसोम्स के ऊपर पाई जाती हैं एंड इनहेरिटेड थ्रू क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद वो जीन्स जो है वो ट्रांसफ़र होती है जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती हैं, यानी कि पेरेंट और आपके जो पेरेंट है मदर और फादर जब रिप्रोडक्शन करते हैं तो 23 क्रोमोसोम्स जो है वो मदर से आते हैं, 23 क्रोमोसोम्स फादर से आते हैं। अब क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स मौजूद हैं, अब वो दोनों की जीन्स जो है वो जाइगोट के अंदर आ जाती है। इस वजह से जो जाइगोट से आगे जाके जो ऑफस्प्रिंग डेवलप होना है वो रिजेंबल करता है अपने पेरेंट के साथ, क्योंकि जीन्स जो है वो कैरेक्टर को कंट्रोल करती हैं और जीन्स जो है वो ट्रांसफ़र होती हैं, तभी जो है ऑफस्प्रिंग जो है वो रिजेंबल करता है अपने पेरेंट के साथ। द 2 क्रोमोसोम्स which are similar in their shape, size and position of centromere present in a cell make one homologous pair of chromosomes। क्या मतलब है इसका? अब देखें 2 क्रोमोसोम्स, ठीक है, 2 क्रोमोसोम्स which are similar in their shape, size and position of centromere। अब 2 क्रोमोसोम्स हैं, उनका शेप जो है वो बिल्कुल सेम है, उसके बाद उसका साइज़ जो है वो भी सेम है, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर की जो पोजीशन है वो भी सेम ही है। तो इन 2 क्रोमोसोम्स को हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। जिस तरह से आप ये यहाँ पे देख सकते हैं, अब ये जो 2 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 2 क्रोमोसोम्स दिए हुए हैं, ठीक है। इनकी जो है 2 क्रोमेटिड्स जो है, एक इसके अंदर 2 क्रोमेटिड आपको देखने को मिलती हैं, इसके अंदर भी 2 क्रोमेटिड देखने को मिलती हैं। तो अब 2 क्रोमोसोम्स जिनका जो है शेप भी सिमिलर हो, साइज़ भी सेम हो, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर भी जो है वो इनका सेम हो, तो इन क्रोमोसोम्स को हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक हो गया। और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होगा, उसमें जो है उनका साइज़ भी डिफरेंट होगा, शेप भी डिफरेंट होगा, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर भी जो है वो डिफरेंट होगी। तो उन क्रोमोसोम्स को हम क्या कहते हैं, नॉन होमोलोगस या हेटेरोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं, ठीक हो गया। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर आपको याद रखना है उनका शेप भी सेम होता है, साइज़ भी सेम होता है, और पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर जो है, जो क्रोमेटिड्स के बीच में जो मौजूद होती हैं, ये सेंट्रोमेयर, ये यहाँ पे इसका सेंट्रोमेयर है, तो डिस्क लाइक होता है ये, तो ये भी जो है दोनों के अंदर सेम होता है। तो इन क्रोमोसोम्स को हम कहते हैं
लोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। और हेट्रोलोगस के अंदर जो है साइज, शेप और पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर जो है वो डिफरेंट होती हैं, तो इसकी वजह से वो हेट्रोलोगस या उनको जो है हम नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं, ठीक है। दीज होमोलोगस सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रोवाइड द फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो दो होमोलोगस सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ये फिजिकल बेसिस जो है ऑफ हेरिडिटी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इसी क्रोमोसोम्स के ऊपर जो है वो आपके कैरेक्टर की जीन्स जो है मौजूद होती हैं। तो ये जब क्रोमोसोम्स जो है वो ट्रांसफ़र होंगे तो इसी क्रोमोसोम से जो ऑफस्प्रिंग होगा वो जो है रिजेंबल करेगा, क्योंकि इसके ऊपर जीन्स लगी हुई हैं और वो जीन्स जो है कैरेक्टर को कंट्रोल करती हैं, और वो जीन्स जब ट्रांसफ़र होगी तो ऑफस्प्रिंग जो है वो रिजेंबल करता है अपने पेरेंट के साथ। तो ये दो क्रोमोसोम्स आपने देखें, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, ठीक है। अब इसी जो है एक क्रोमोसोम, ये जो एक ग्रीन कलर वाला दिख रहा है आपको और ये एक पर्पल कलर का दिख रहा है, तो ये जो ग्रीन कलर का जो क्रोमोसोम्स हैं इसके अंदर दो क्रोमेटिड्स जो आपको नज़र आ रही हैं, ये सिस्टर क्रोमेटिड कहलाती हैं, ठीक है। जिस तरह से एक माँ की जो दो बेटियां होती हैं, दो डॉटर होती हैं, वो सिस्टर क्रोमेटिड कहलाती हैं, ठीक है। दो बेटियां जो होती हैं, दो डॉटर, ठीक है। तो इस तरह से एक ही क्रोमोसोम्स हैं, इसकी दो ये टांगे जो आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। और ये एक दूसरा क्रोमोसोम्स हैं पर्पल कलर का, अब इसकी भी दो क्रोमेटिड हैं, ये सिस्टर क्रोमेटिड कहलाती है। अगर ये आप यहाँ पे देखें तो ये अगर देखें तो दोनों जो है ये सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है कहलाती हैं, ठीक है। इस क्रोमोसोम्स की दो क्रोमेटिड ये सिस्टर क्रोमेटिड और इस दो क्रोमोसोम्स की दो क्रोमेटिड सिस्टर क्रोमेटिड कहलाती हैं। उसके बाद नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या होता है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में क्या होता है कि अब एक जो है इस क्रोमोसोम्स की क्रोमेटिड और एक जो है एक ग्रीन वाले की क्रोमेटिड, ये अगर आप यहाँ पे देखें तो एक जो है यहाँ पे ग्रीन कलर वाले क्रोमोसोम्स की क्रोमेटिड है और एक जो है यहाँ पे आपको पर्पल कलर वाले की क्रोमेटिड्स जो है वो देखने को मिलती हैं। तो ये जो है आपकी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाती है। ये देखें, ये जो है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं। तो समझ में आ गया, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, सिस्टर क्रोमेटिड और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जिस तरह से अब जब गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है ना, तो जो सेक्स सेल होता है, ठीक है, जिस तरह से मेल के अंदर जो है स्पर्म होता है, तो उसके अंदर ना 23 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। तो वो क्रोमोसोम्स जो है साइज़ के अंदर, शेप के अंदर और पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर जो है उनके अंदर वो सेम होती हैं। तो वो सारे क्रोमोसोम्स जो है वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। उसके बाद जो है क्रोमोसोम्स एंड जीन को हम समझेंगे कि ये क्या होती हैं। एज वी नो दैट द क्रोमोसोम्स आर फिक्स्ड इन नंबर एंड शेप इन द मेंबर ऑफ ए स्पेशीज़। बेशक हम ये जानते हैं कि क्रोमोसोम्स का नंबर जो है वो किसी भी स्पेशीज़ के ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है कांस्टेंट होता है और उसका शेप भी जो है वो सेम होता है। द क्रोमोसोम्स कंटेन मैनी जीन्स। क्रोमोसोम्स के अंदर बेशक बहुत सारी जीन्स होती हैं और वो जीन्स जो है कैरेक्टर को कंट्रोल करती हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स एंड जीन्स, कि क्रोमोसोम्स की कंपोजिशन जो है वो क्या है, किन चीज़ों से क्रोमोसोम्स बना हुआ है, और जीन्स की जो है कंपोजिशन क्या है। तो इसको हम समझेंगे। तो ये केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो द केमिकल मटेरियल ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड क्रोमेटिन।
अब देखें ये जो क्रोमेटिन है, अब जैसे ही आप न्यूक्लियस के अंदर देखते हैं तो आपको क्रोमेटिन जो है नेटवर्क मिलता है, ठीक है। क्रोमोसोम्स जो है सेल डिवीजन के टाइम अपीयर होते हैं, वैसे ही अगर आप नॉर्मली देखेंगे न्यूक्लियस के अंदर तो आपको क्रोमेटिन नेटवर्क मिलता है, विच इज़ बेसिकली अ न्यूक्लियो प्रोटीन। और इसी क्रोमेटिन को हम कहते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन, क्योंकि इसके अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क के अंदर जो है न्यूक्लियो प्रोटीन हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको न्यूक्लिक एसिड भी मिलेगा क्रोमेटिन के अंदर, ठीक है, और आपको प्रोटीन भी मिलेगी, उसको प्रोटीन को हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। तो इसकी वजह से जो है इस क्रोमेटिन को जो है हम विच इज़ बेसिकली न्यूक्लियो प्रोटीन भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्रोमेटिन के अंदर आपको जो है न्यूक्लियो प्रोटीन क्यों कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड डीएनए और दूसरा हिस्टोन प्रोटीन मिलती हैं, तभी इसको जो है हम न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन जो है वो इसके अंदर मौजूद होती हैं, क्रोमेटिन के अंदर डीएनए इसके अंदर मौजूद होता है, दूसरी हिस्टोन प्रोटीन मौजूद होती हैं। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ डीएनए 40% इस क्रोमेटिन के अंदर जो है आपको डीएनए मिलता है, और एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। ये 60% जो है इस क्रोमेटिन के अंदर जो है आपको मिलती हैं, और 40% डीएनए होता है। डीएनए जो है इसको हम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, इज़ मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ यूनिट्स का डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। तो जिस तरह से आपकी बॉडी ट्रिलियन ऑफ सेल से बनी हुई है, इसी तरह डीएनए जो है वो बहुत सारे जो है छोटे छोटे यूनिट्स से मिलके बना हुआ होता है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो ये जो है बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स से जो है मिलके बना हुआ होता है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। बिलियंस ऑफ जो है इन छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड से जो है मिलके बना हुआ होता है। ईच न्यूक्लियोटाइड इज़ मेड अप ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर, C5H10O4, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 एंड नाइट्रोजीनियस बेसिस। तो हर डीएनए जो है उसका जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो ईच न्यूक्लियोटाइड, हर न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है। एक जो है उसके अंदर आपको 5 कार्बन वाली पेंटोज शुगर, जिसके अंदर जो है डीऑक्सीराइबोज शुगर जो है वो आपको मिलती हैं, जिसका फार्मूला जो है C5H10O4 है, और दूसरा आपको फॉस्फोरिक एसिड मिलता है, और तीसरी जो चीज़ है वो आपको मिलती है नाइट्रोजीनियस बेस। तो ये 3 चीज़ें जो है हर न्यूक्लियोटाइड के अंदर आपको देखने को मिलती हैं। जिस तरह से इस जो है अगर हम स्ट्रक्चर को देखें, यहाँ पे केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूक्लियोटाइड को अगर हम देखें तो इसके अंदर आपको 3 पार्ट्स जो है न्यूक्लियोटाइड के जो है देखने को मिलती हैं। सबसे पहले जो है अगर इसको हम देखें तो ये एक जो है 5 कार्बन वाली रिंग है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें ये जो ग्रीन कलर वाली जो यहाँ पे 2 रिंग्स आपको नज़र आ रही है, ठीक है। अब ये रिंग्स जो है इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे ना इस डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड होता है, अब कार्बन नंबर फर्स्ट पे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एडेनिन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे कार्बन और फर्स्ट पे जो है नाइट्रोजनस बेस के अंदर जो है डीएनए के 4 बेसिस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। उसके बाद जो है जो आपका यूरेसिल होता है वो आरएनए के अंदर होता है। तो आरएनए की जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं उसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन की जगह पे जो है उसके अंदर यूरेसिल मौजूद होता है। तो उसके अंदर थायमिन जो है आरएनए के अंदर नहीं होता है। उसके बाद ये जो है कार्बन नंबर 5वें पे जो है आपको फॉस्फेट मिल जाता है, ठीक है। तो कार्बन नंबर फर्स्ट पे जो है नाइट्रोजनस बेस जो है अगर ये आप देखेंगे यहाँ पे कार्बन नंबर फर्स्ट पे नाइट्रोजनस बेस आपको मिलेगा, यहाँ पे देखें ये यहाँ पे एडेनिन जो है आपको मिलेगा। और उसके बाद ये 5 कार्बन वाली पेंटोज शुगर होती है, यहाँ पे कार्बन ये पहला है, ठीक है। उसके बाद ये दूसरे कार्बन पे H लगा हुआ है, तीसरे कार्बन पे OH, चौथे पे H है और 5वें पे जो है CH लगा हुआ है। तो ये जो है 5 कार्बन हो गए, 5 कार्बन वाली पेंटोज शुगर, और 5वें कार्बन पे जो है आपको यहाँ पे फॉस्फेट मिलता है। तो 3 चीज़ें जो है ये न्यूक्लियोटाइड के अंदर मौजूद होती हैं। सबसे पहले जो है आपको कार्बन नंबर फर्स्ट पे नाइट्रोजनस बेस मिलता है, एडेनिन। उसके बाद 5 कार्बन वाली पेंटोज शुगर, C5H10O4,
और उसके बाद कार्बन नंबर 5 पे जो है आपको फॉस्फेट मिलता है। तो ये जो है ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोटाइड का। अगर इसको हम देखें तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ, ये जो है केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स की दी हुई है। तो जैसे ही आप न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं तो आपको क्रोमेटिन नेटवर्क जो है वो देखने को मिलता है। अगर इसको हम जूम करें तो हमें यहाँ पे क्रोमोसोम्स जो है वो देखने को मिलता है। ये क्रोमोसोम्स आ गया आपका। इसकी ये जो सेंटर में आपको या जहाँ पे क्रोमेटिड होल्ड करके बैठी हुई है, ये बेसिकली सेंटर में जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। और ये जो दो इसकी टांगें हैं, ठीक है, दो टांगें जो है सेंट्रोमेयर से नीचे वाली, दो ऊपर वाली, इसको हम कहते हैं क्रोमेटिड। ठीक हो गया। उसके बाद ये आपका जो है क्रोमोसोम्स के अंदर जो है आपको ये डीएनए मिलता है यहाँ पे। और ये डीएनए जो है एक प्रोटीन से जो है लिपटा हुआ होता है। इसके प्रोटीन के अराउंड ना लिपटा हुआ है हिस्टोन प्रोटीन, क्योंकि डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होती हैं और इस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को जो है अट्रैक्ट करते हैं और इनके दरम्यान में जो है एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग जो है वो बन जाती है, जिसकी वजह से जो है ये डीएनए जो है हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड जो है क्वाइल्ड होता है। ये आप देख सकते हैं। और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें 8 हिस्टोन प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं, जिसके अराउंड जो है आपका डीएनए जो है वो लिपटा हुआ है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। तो अगर हम केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स की देखें तो इसके अंदर जो है आपको डीएनए मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो है, क्योंकि क्रोमोसोम्स के अंदर जो है डीएनए मौजूद होता है 40%, अभी अभी हम जो है ऊपर देखे हैं। उसके बाद आपको इसके अंदर प्रोटीन मिलेगी। उसके बाद जो है सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ आरएनए इज़ आल्सो एसोसिएटेड विद द क्रोमोसोम्स बिकॉज दीज आर द साइट्स ऑफ आरएनए सिंथेसिस। तो आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो है वो डीएनए मौजूद होता है और उसी डीएनए से जो है इंफॉर्मेशन जब कॉपी होती हैं तो मैसेंजर आरएनए बनता है। तो वो आरएनए जो है जो बन रहा है न्यूक्लियस के अंदर, तो इसकी वजह से जो है थोड़ा अमाउंट जो है वो आरएनए का भी इस क्रोमोसोम्स के अंदर मौजूद होता है, क्योंकि डीएनए से जब आरएनए बनता है तो वो आरएनए जो है इसी के अंदर होता है। तो इसकी वजह से जो है सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ आरएनए इज़ आल्सो एसोसिएटेड विद क्रोमोसोम्स। तो थोड़ा अमाउंट जो क्रोमोसोम्स के अंदर आरएनए का भी आपको मिल जाता है, क्योंकि डीएनए से जो है जब इन्फॉर्मेशन कॉपी होती हैं तो आरएनए बनता है और वो आरएनए उसके बाद जो है उस न्यूक्लियस से जो है बाहर आ जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर, जिस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो उसके बाद जो है वो राइबोसोम्स के पास जाता है और प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है। तो ये केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर आपको डीएनए मिलता है, उसके बाद प्रोटीन मिलती हैं और थोड़ा जो है अमाउंट आरएनए का मिलता है। तो डीएनए ऑफ ए क्रोमोसोम्स एग्जिस्ट एज वन वेरी लॉन्ग डबल स्ट्रैंड फाइबर्स। डीएनए जो है वो क्रोमोसोम्स के अंदर जो है आपको मिलेगा, एग्जिस्ट करता है वहाँ पे। उसके बाद इसके अंदर दो जो है डबल स्ट्रैंड जो है आपको नज़र आते हैं, जो कि शुगर और फॉस्फेट के बने हुए होते हैं। अ डुप्लेक्स विच एक्सटेंड अनब्रोकन थ्रू द एंटायर लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम्स। ये पूरा जो है दो स्ट्रैंड जो है अनब्रोकन होता है, ठीक है, टूटा हुआ नहीं होता है, अनब्रोकन थ्रू द एंटायर लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम्स। तो ये दोनों स्ट्रैंड जो है इनके दरमियान ये जो है एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के थ्रू जो है आपस में जुड़े हुए होते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए जो है वो दो स्ट्रैंड होते हैं उनके, और दोनों स्ट्रैंड जो है आपस में उनके दरमियान में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से ये दोनों स्ट्रैंड जो है आपस में होल्ड करके बैठे हुए होते हैं। दिस लॉन्ग डीएनए इज क्वाइल्ड टू फिट इनटू अ मच स्मॉलर स्पेस। तो
इसका साइज़ जो है वो डीएनए का 7 जो है फीट के करीब होता है, 2 मीटर बनते हैं। तो वह ये इतना बड़ा डीएनए जो है एक छोटी सी स्पेस के अंदर जो है किस तरह से फिट किया गया है, तो वो भी हम समझेंगे किस तरह से फिट किया गया है। इफ़ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए फ्रॉम अ सिंगल सेट ऑफ chromosomes in nucleus were laid out in a straight line, it would be more than 7 feet 2 meter long. अब एक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो है उसमें से अगर आप डीएनए को निकालें, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स का मतलब होता है 23, ठीक है, 23 जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो उसमें अगर आप डीएनए निकालें तो उस डीएनए का जो साइज़ होगा वो 7 फीट 2 मीटर जो है वो एक डीएनए का जो है इतना साइज़ होता है। तो ये बहुत बड़ा है। इसको किस तरह से फिट किया गया है, दिस इज़ टू लॉन्ग टू फिट इनटू अ सेल। तो इसको सुपर कॉइल जो है वो किया हुआ है। जिस तरह से हम धागा किसी चीज़ के ऊपर बैठते हैं ना, धागा जो है लपेटते हैं जब किसी चीज़ के ऊपर, तो इस तरह से जो है डीएनए जो है वो इसी तरह लपेटा हुआ है, सुपर कॉइलिंग की हुई। यानी कि अगर आप एक धागा जो है जिस तरह से आप एक धागा अगर उंगली के ऊपर उसको लपेटें और उसके ऊपर लपेटते जाएं तो वो जो है सुपर कॉइलिंग कहलाती हैं। तो इस तरह से जो है सुपर कॉइल करके डीएनए को जो है एक छोटी सी स्पेस के अंदर जो है फिट किया गया है। How coiling of this long DNA is coiled in very small chromosomes and nucleus of a cell। किस तरह से एक स्मॉल क्रोमोसोम्स के अंदर और न्यूक्लियस के अंदर इस डीएनए को जो है फिट किया गया है। तो बाय जो है सुपर कॉइलिंग जो है इस डीएनए को जो है फिट किया गया है। इफ़ वी जेंटली डिसरप्ट यूकैरियोटिक न्यूक्लियस, अगर हम यूकैरियोटिक न्यूक्लियस को एग्जामाइन करें तो उसके अंदर जो है आपको डीएनए जो है देखने को मिलता है। वो हम किस तरह से देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू। वी फाइंड दैट इट इज़ बिकॉज दैट द हिस्टोन इज़ पॉजिटिवली चार्ज। तो उसके अंदर जो है डीएनए के अंदर जो है आपको हिस्टोन प्रोटीन उसके साथ जो है देखने को मिलती हैं, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद होती हैं और डीएनए के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज मौजूद होती हैं। तो इनकी वजह से दोनों डिफरेंट चार्जेस की वजह से आपस में अट्रैक्शन होती हैं और ये जो है आपस में जुड़ी रहती हैं। दिस बीड्स ऑफ हिस्टोन एंड डीएनए, ये जो बीड्स बनता है, ठीक है, 8 हिस्टोन प्रोटीन और एक जो है डीएनए का स्ट्रैंड जो है इनके बीच में जो है इस तरह से ना बनता है। ये अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ इस तरह का इसके बीच में यहाँ पे 8 हिस्टोन प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं और ये इस तरह से डीएनए जो है पूरा इसके अराउंड जो है लिपटा हुआ होता है। तो ये एक बीड्स बन जाती हैं और इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम, इस स्ट्रक्चर को, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम। When the string of nucleosome wrap up into high order coil called supercoil। तो ये जो न्यूक्लियोसोम है रैप अप इनटू हाई ऑर्डर कॉइल कॉल्ड सुपर कॉइल। इसी तरह जो है डीएनए जो है वो इसी हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड जो है पूरा लिपटा हुआ होता है। तो ये एक सुपर कॉइलिंग बन जाती है। दिस सुपर कॉइल्ड क्रोमोमोर्स फॉर्म क्रोमोसोम्स। इस तरह से ये जो सुपर कॉइलिंग है होती है ये क्रोमोमोर्स बना के जो है फाइनली क्रोमोसोम्स के अंदर जो है डीएनए को फिट करती हैं और क्रोमोसोम्स बनाती हैं। उसके बाद जो है ये है आपका जीन जो है एक जो है सेगमेंट होता है पार्ट ऑफ डीएनए, जिसको हम लोकलाइज्ड पार्ट ऑफ डीएनए भी कहते हैं। तो टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ जीन वी मस्ट नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बिकॉज जीन इज़ द लोकलाइज्ड पार्ट ऑफ द डीएनए। तो अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कंपोजिशन ऑफ जीन की, तो हमें जो है सबसे पहले जो है स्ट्रक्चर ऑफ जीन डीएनए जो है उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। बिकॉज क्योंकि जीन जो है वो डीएनए
कि एक सेगमेंट के ऊपर पाई जाती हैं, तभी जो है आपको डीएनए को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। विच हैज़ कोडेड इन्फॉर्मेशन टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन। और ये जो जीन डीएनए के ऊपर जो आपको मिलती हैं वो कोडेड की फॉर्म के अंदर होती हैं, और उसका काम होता है कि प्रोटीन की सिंथेसिस करवाती हैं, विच वर्क एज एंजाइम, जो कि एंजाइम जो कि एंजाइम के तौर पे भी जो है वर्क कर सकती हैं। तो जीन्स का काम होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करवाना, और वो प्रोटीन जो है आपकी एंजाइम भी हो सकती है, और एंजाइम जो है आपको पता है बहुत सारे रिएक्शंस जो है वो परफॉर्म करते हैं। सो मेरे ख्याल में यहाँ तक वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो गई है, इसको यहाँ तक जो है हम एंड करते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम ब्रीफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जो है डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।